विकास पर संक्षेप में हम प्रकाश डालेंगे। या यह क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु के पूर्व जिन गद्यकारों का उल्लेख किया जाता है उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। तो सुनिए, आधुनिक काल के हिंदी साहित्य का विकास पद्य के साथ साथ गद्य विधाओं के रूप में भी हुआ। इससे पूर्ववर्ती कालों में साहित्य केवल पद्य में ही उपलब्ध होता है। अतः हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल की प्रमुख उपलब्धि आप जो है कही जा सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हिंदी गद्य की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल की प्रमुख उपलब्धि है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में आप क्या कह सकते हैं कि इस काल में गद्य की प्रचुरता को दृष्टिगत रखकर ही आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा से विभूषित किया था। भाव एवं विचार को व्यक्त करने के लिए क्रमशः गद्य एवं पद्य का सहारा लिया गया। ठीक है, तो भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? क्रमशः गद्य एवं पद्य का। अच्छा, और जैसे जैसे संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए गद्य को आवश्यकता जो है गद्य की महसूस की जाने लगी। ठीक है, और पद्य की जो है आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए भी यही कारण उत्तरदायी रहे हैं। हिंदी गद्य के विकास की जो यात्रा का उल्लेख करने से पूर्व हमें ब्रजभाषा गद्य एवं राजस्थानी गद्य साहित्य पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। राजस्थानी गद्य में जैन साधुओं ने धर्मशास्त्र, वैदिक नीति के कुछ ग्रंथ लिखे हैं। ब्रजभाषा गद्य की उल्लेखनीय कृतियों में 16वीं शती के उत्तरार्ध में लिखित विठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन और 17वीं शती का वार्ता साहित्य 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता का नाम लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त नाभादास कृत यष्टियाम में प्रभु राम की दिनचर्या का वर्णन ब्रजभाषा गद्य में किया गया है। ज्ञान मंजरी, नासिकेतोपाख्यान, बैताल पचीसी का अनुशीलन भी ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप समझने में सहायक है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसकी रचना अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा की गई है। इसका रचना काल सन 1570 यानी 1570 ईस्वी माना गया है। तो सन 1761 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिष्ठ की रचना की। इस पुस्तक के विभिन्न संस्करणों में भाषा की भिन्नता दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? भाषा की भिन्नता। निरंजनी जी का कार्य पटियाला दरबार में सेवा करते हुए महारानी जी को कथा बांचकर सुनाना था। इस ग्रंथ की भाषा का एक नमूना द्रष्टव्य है। प्रथम भाषा योग वाशिष्ठ है, मतलब जो इन रामप्रसाद निरंजनी की किस्से की पुस्तक है। अच्छा देखिए, प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब और विकास भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। 1766 में दौलत राम जैन पद्म पुराण वचनिका में रामकथा का खड़ी बोली में वर्णन किया गया। इसकी भाषा का स्वरूप देखिए कैसे है। श्री राम लक्ष्मी कर आलिंगित है, जिनका हृदय और प्रफुल्लित है। मुख रूपी कमल जिनका महापुण्याधिकारी है, महापुण्यवान है। गुणन के मंदिर हैं, उदार है चरित्र जिनका। तो अब देखिए संक्षेप में 1800 ईस्वी से पूर्व हिंदी गद्य का कोई व्यवस्थित रूप हमारे सामने नहीं था। अंग्रेज़ों ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने यानी अंग्रेज़ों ने, जिसने हिंदी के भावी स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जॉन गिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी के अध्यापक नियुक्त किए गए, जो अरबी फारसी शब्दों से लदी हुई भाषा के समर्थक थे। सन 1824 ईस्वी में जब विलियम प्राइस की नियुक्ति हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इस कॉलेज में हुई, तब उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को महत्व प्रदान किया और ईसाई मिशनरियों ने भी धर्म प्रचार के लिए हिंदी में पुस्तकें तैयार की।
तो जो ये विलियम प्राइस हैं, इनकी नियुक्ति हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कब हुई? 1824 में। और कौन से कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। अच्छा, अब जॉन गिलक्राइस्ट के समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी थे। जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था हेतु उर्दू और हिंदी के लिए अलग अलग प्रबंध किया। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? ये हिंदुस्तानी के अध्यापक थे जो जॉन गिलक्राइस्ट थे, और जो अगले हुए जो हमारे अध्यक्ष विलियम प्राइस, ये क्या हुए? हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष। वो तो अध्यापक थे, ये हैं अध्यक्ष। ठीक है। अब देखिए, लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। ठीक है, क्या लिखा? नासिकेतोपाख्यान। आचार्य शुक्ल ने इस काल में खड़ी बोली गद्य के प्रसार के लिए जिन महानुभावों को श्रेय दिया है, उनके बारे में लिखा है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। कौन कौन? तो मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको। क्या? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य के प्रसार के लिए 4 जो मेन शख्सियत है उनको श्रेय दिया है। और इनके बारे में क्या लिखा है शुक्ल जी ने? खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। इनको क्या कहा है? महानुभाव। कौन कौन है वो 4 महानुभाव? मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। मुंशी सदासुख लाल ने हिंदी गद्य में संस्कृत शब्दों का पुट बराबर बनाए रखा और खड़ी बोली का वह रूप लिखा जो कथावाचकों एवं पंडितों की भाषा का था। उन्होंने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की और उर्दू के प्रभाव से अछूते रहे। उनकी भाषा का एक अद्भुत नमूना द्रष्टव्य है। कौन? मुंशी सदासुख लाल के जो भाषा है उसका एक नमूना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूँ आपको लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। क्या? यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। कौन कह रहे हैं? मुंशी सदासुख लाल। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय होजिए। क्या कहा इन्होंने? देखिए इनकी भाषा का जो एग्जाम्पल है, यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि या माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो। किस लिए पढ़ते हैं? कि सतोवृत्ति हमें प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय होजिए। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। इन्होंने रानी केतकी की कहानी का रचना का जो उद्देश्य लिखा है स्पष्ट करते हुए क्या लिखा है इंशाअल्लाह खां ने? ये क्या थे? उर्दू के प्रसिद्ध शायर। सुनिए इन्वर्टेड कोमास में, कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छोड़ और किसी बोली का पुट न मिले। डैश डैश डैश, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो, हिंदवीपन भी न निकले और भाकापन भी न हो। स्पष्ट ही वे अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखना चाहते थे। बाहर की बोली अर्थात अरबी फारसी से, गंवारी अर्थात ब्रजभाषा और अवधी से, तथा भाषापन अर्थात संस्कृत भाषा से। इनकी भाषा मुहावरेदार, चटपटी एवं चलती हुई है। यथा इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप्ड। हिंदी गद्य के उन नायकों में लल्लू लाल जी का नाम भी महत्वपूर्ण है। वे आगरे के रहने वाले थे। लल्लू लाल जी कहाँ के थे? आगरे के, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी करते हुए जॉन गिलक्राइस्ट जो हिंदुस्तानी के क्या थे? अध्यापक थे, के आदेश पर प्रेम सागर की रचना की। किसने? लल्लू लाल जी ने किसकी रचना की? प्रेम सागर की। ठीक है, भागवत के 10वें स्कंद का आधार मानकर की। क्या? भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाकर इन्होंने प्रेम सागर की रचना की।
लल्लू लाल जी ने उनकी भाषा ब्रजरंजित खड़ी बोली है। देखिए, आगरा ब्रज क्षेत्र में आता है, तो लल्लू लाल जी तो ब्रजरंजित खड़ी बोली में लिख रहे हैं। इसमें कुछ भी हैरानी की बात नहीं है। और इसे इन्होंने अनुप्रास से सजाने का प्रयास भी किया है। कथा वार्ता की शैली में रचित प्रेम सागर की भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ये कथा वार्ता की शैली में लिखी गई है प्रेम सागर। उदाहरण देखिए इसकी भाषा शैली के लिए। इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट। इतना कह महादेव जी, गिरिजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर में नहाए निल्हाए, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने। इन्वर्टेड कोमा स्टॉप। लल्लू लाल जी की रचना में सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और प्रेम सागर महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उर्दू खड़ी बोली और ब्रजभाषा में गद्य की पुस्तकें लिखी। सदल मिश्र की नासिकेतुपाख्यान रचना लल्लू लाल के प्रेम सागर की समकालीन है। सदल मिश्र की कौन सी समकालीन है? प्रेम सागर के नासिकेतुपाख्यान। इसकी भाषा पर ब्रज और भोजपुरी का प्रभाव है। यद्यपि इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया है, तथापि इस रचना में संस्कृत शब्दों का पर्याप्त प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों लेखकों के संबंध में टिप्पणी करते हुए लिखा है, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त चारों लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए बाइबल का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। पादरी कैरे ने यह कार्य किया और हिंदी के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा, हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है। ठीक है, तो जो पादरी कैरे ने क्या लिखा है, हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना से भी हिंदी के विकास में योगदान मिला। तमाम पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए हिंदी में भी लिखा गया। ईसाइयों के धर्म प्रचार से हिंदू धर्म की रक्षा का विचार कई धर्म प्रेमी देशभक्तों में उत्पन्न हुआ। अनेक समाचार पत्र भी निकलने लगे। इनमें से कुछ के नाम हैं बंगदूत, उदंड, मार्तंड, बनारस अखबार, सुधाकर समाचार, सुधावर्णन, बुद्धि प्रकाश, तत्वबोधिनी पत्रिका, सत्यदीप, लोकमित्र आदि। इनमें से बुद्धि प्रकाश की भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। स्त्रियों में सदाचार इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, देखिए इसको। स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीत, यह सब गुणकर्ता ने उत्पन्न किए हैं। केवल विद्या की न्यूनता है। जो यह भी हो तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारी बुद्धि प्रकाश है, यह बुद्धि प्रकाश दोस्तों कितना अच्छा लिख रही है स्त्रियों के बारे में, आप देखिए। और ये बुद्धि प्रकाश क्या है? ये समाचार पत्र है। ठीक है, अब जो हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उनका योगदान भी हिंदी गद्य के विकास में उल्लेखनीय है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में अरबी, फारसी एवं उर्दू के शब्द अधिक रहते थे, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्द मिलते थे। संक्षेप में, भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप विकसित नहीं हो पाया था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने ही हिंदी गद्य को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने बिना यह विचार किए हुए कि यह शब्द उर्दू का है, संस्कृत का अपनी भाषा में इस आधार पर प्रयोग किया कि वह जन सामान्य के द्वारा व्यवहृत है। कालांतर में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणिक अशुद्धियों का निराकरण करते हुए हिंदी गद्य को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने का प्रयास किया। विराम चिन्हों के सम्यक प्रयोग से उन्होंने लोगों को परिचित कराया। किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं
अनेक अन्य विद्वानों ने हिंदी गद्य को वर्तमान अवस्था तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।